हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ में। आप सब जानते हैं लास्ट क्लास में मैंने एक नए सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस, जिसको क्लास 6 में नाम दिया गया है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1, जिसको सिविक्स भी कहा जाता है, उसके फर्स्ट चैप्टर को हमने पढ़ा था। आज उसके सेकेंड चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के चैप्टर पे चलते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, सेकेंड चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विविधता एवं भेदभाव। लास्ट क्लास में मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया था, विविधता के बारे में बताया था। आज हम लोग विविधता के साथ साथ भेदभाव को भी जानेंगे। विविधता को इस चैप्टर में और इलोबरेट किया गया है और उसका विस्तार किया गया है, और उसके साथ साथ भेदभाव को भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट में आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है हम क्या हैं, कैसे हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसा पहनते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल एवं उसके इतिहास का असर होता है। इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोग जिस भी परिवेश में रहते हैं, आप जिस परिवेश में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आप बाहर अपने बाहर जो भी देख रहे हैं वह क्या है, वह हमारा वातावरण है। हम अपने आँखों से जिस भी चीज़ों को देख पा रहे हैं वह क्या है, वह हमारा वातावरण है। तो हमारा परिवेश, हमारा अपब्रिंगिंग कैसा होगा, हमारी सोच कैसी होगी, हम किसी चीज़ को किस प्रकार एक्सप्रेस कर पाएंगे, हमारी भाषा कैसी होगी, हमारा पहनावा कैसा होगा, इन सब पे किसका असर पड़ेगा, हमारे भूगोल का असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं आसपास, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। जो चीज़ हमको बताया गया है उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। जन्मजात तो कोई चीज़ कोई नहीं जानता, तो असर किसका पड़ेगा, भूगोल का पड़ेगा। उसके साथ साथ इतिहास का भी पड़ेगा। इतिहास का किस सेंस में पड़ेगा उसको भी देख लेते हैं। आपके घर का मान्यता क्या है, आपके परिवार किस प्रकार की सोच रखती है, आपके पूर्वज कैसा सोचते थे, आपके पूर्वजों की मान्यताएं क्या थी, आपके पूर्वजों के द्वारा आपके पिताजी के द्वारा आपको क्या दिया गया है, क्या संस्कार दिए गए हैं, उन सब पे असर किसका पड़ रहा है, इतिहास का पड़ रहा है। मतलब जो पीछे से हमको दिया गया है, जो हमारे पूर्वज हमें देकर गए हैं, उसका भी असर हमारे अपब्रिंगिंग पे पड़ता है, हमारे रहने बोलने खाने पे पड़ता है। तो किसका किसका पड़ा, हम कैसे होंगे, किस प्रकार की सोच रखेंगे, क्या पहनेंगे, उस पर असर किसका हुआ, हमारे भूगोल के साथ साथ इतिहास का भी पड़ा। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं, हिंदू, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और सिख धर्म। और भी धर्म हैं, लेकिन और बाकी जो धर्म हैं इन्हीं 8 से निकले हुए हैं। तो मेनली कौन कौन से हुए, मेनली हिंदू, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और सिख। तो जितने भी 8 धर्म हैं, हमारे भारत में 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं। मतलब आप जानते हैं भारत को कहा भी जाता है भारत विविधताओं का देश है। मतलब भारत में हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अन्य धर्म के लोग भी मिल जाएंगे, तरह तरह की भाषाएं मिल जाएगी, तरह तरह के पहनावे मिल जाएंगे, तरह तरह के खान पान भी मिल जाएगा। इसलिए हमारे भारत को क्या कहा जाता है, डाइवर्सिटी का देश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संसार में कुल कितने धर्म हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक नाम कोई और दे देगा, 3 जो मुख्य धर्म है उनका नाम दे देगा। अब उन चारों में से एक को आपको छांटना होगा कि कौन सा नहीं है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात क्या है, संसार में कुल धर्म कितने हैं, 8 में कौन कौन से आएंगे, हिंदू, जैन, यहूदी, पारसी, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और सिख। और क्या यहाँ देखना है कि 8 धर्मों के लोग हमारे भारत में निवास करते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। मतलब हमारे भारत में, जैसा मैंने आपको बताया कि तरह तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं। आप यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, उसी चीज़ को कुछ और आगे जाएंगे तो कुछ और बोला जा रहा होगा। मतलब भारत में भाषाएं अगर समग्र रूप से देखा जाए, कहा जाता है कि 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। और जो 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं वह हैं क्या, वह लोगों की मातृभाषाएं हैं। मातृभाषा का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपके परिवार में बोला जाता हो, जो आप जन्म लेने के बाद जो सुनते हो,
वह मातृभाषा का रूप होता है। तो जो 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं हैं वह मातृभाषाओं के रूप में उपयोग की जाती हैं। और हमारे भारत में कितने भाषाएं बोली जाती हैं? 1600 से भी अधिक। आई होप ये तीनों पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे क्या है उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उसके आगे क्या कहा गया है। तो जब आप आगे उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ दिखेगा आपको, वह है क्या? पूर्वाग्रह। कि पूर्वाग्रह होता क्या है पहले हम लोग समझते हैं। पूर्वाग्रह को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रीजुडिस। ठीक है, तो पूर्वाग्रह होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे पूर्वाग्रह में लिखा हुआ है जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। मतलब हम किसी पर्सन से मिले नहीं हैं, हम उसको पर्सनली जानते नहीं हैं, फिर भी हम वह धारणा एक बना लिए, पर धारणा बनाकर उसको हम अपने दिमाग में बिठा लिए कि वह ऐसा ही होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जिस भी सेंस में हमने धारणा बनाया है वह पहले से ही बनाकर अपने दिमाग में बिठा लिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं, प्रीजुडिस कहते हैं। क्लियर? नोट करके एक पॉइंट आपका लिखा हुआ है, ज़्यादातर पूर्वाग्रह नकारात्मक होता है। मतलब जो हम धारणा बनाते हैं पहले से बिना किसी से मिले, जो हम पहले से पूर्वाग्रह के रूप में उसको अपने दिमाग में बिठाते हैं, वह क्या होता है? जनरली नकारात्मक ही होता है। मतलब हम किसी और इंसान के बारे में अगर कुछ सोच कर बैठे हुए हैं तो वह क्या होगा? वह हम यही सोचेंगे कि वह बुरा ही होगा, अच्छा के बारे में नहीं सोचते लोग। मतलब ज़्यादातर या अधिकांश जो पूर्वाग्रह होता है वह क्या होता है? नकारात्मक होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा हुआ है रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा क्या है उसको हम लोग समझते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा को हम लोग क्या कहते हैं? स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो जब हम किसी एक पूरे के पूरे तबके को, सभी लोगों को एक ही धारणा में बांध देते हैं तो वह क्या हो जाता है? रूढ़िबद्ध धारणा हो जाता है। उसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग लिखा हुआ है, जब सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वही रूढ़िबद्ध धारणा होता है, वही स्टीरियोटाइप होता है। एग्जाम्पल, जैसे हमारे समाज में क्या कहा जाता है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, घर का काम केवल लड़कियां ही करेंगी। मतलब जो हमारे समाज में कहा जाता है और सभी लोग उसको मानकर चलते हैं, उसको एक पक्की धारणा बना लेते हैं। पूरे लड़की, मतलब किसी एक लड़की के बारे में नहीं कहा जा रहा है, हर लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। तो जहां सामूहिक रूप से किसी को कहा जाएगा वह क्या हो जाएगा? उसको हम लोग स्टीरियोटाइप कहेंगे, मतलब रूढ़िबद्ध धारणा कहेंगे। क्लियर? आई होप दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या बात की गई है। आगे आपका जो पॉइंट दिया हुआ है वह है असमानता एवं भेदभाव। जैसे हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े? डाइवर्सिटी के बारे में पढ़े। लास्ट क्लास में भी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी हमने क्या पढ़ा था? डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। सेकेंड चैप्टर में भी अब तक हमने डाइवर्सिटी को और इलोबरेट करके देखा कि क्या हो सकता है। ठीक है, और क्या पढ़ा? रूढ़िबद्ध धारणा के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा? पूर्वाग्रह के बारे में पढ़ा। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है, मतलब चैप्टर का नाम ही क्या है? विविधता एवं भेदभाव। तो जो सेकेंड पार्ट भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, अब उसको हम लोग समझते हैं कि आखिर डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, असमानता एवं भेदभाव एक ही रूप है। असमानता कहिए या भेदभाव कहिए, इंग्लिश में इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। दोनों का सेंस लगभग एक ही है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं। कैसे? अब पूर्वाग्रह क्या हमने बताया आपको कि किसी के बारे में बिना मिलने उसे हम कुछ धारणा बना लिए कि वो अच्छा है या बुरा है। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा कि पूर्वाग्रह अधिकतर नकारात्मक ही होता है। तो हमने जो पूर्वाग्रह बनाया उसके आधार पे हम व्यवहार करने लगे। हमने बना लिया कि सामने वाला बुरा इंसान है और उसके सामने हम उसी प्रकार रिएक्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार उसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। जब हम उसको व्यवहार के रूप में करने लगे तो क्या हो गया? तब वह भेदभाव हो गया, क्योंकि हम सामने वाले को तो जानते नहीं हैं पर्सनली कि वह है कैसा, लेकिन अपने धारणाओं के आधार पे हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार करने लग रहे हैं। तो जब हम अपनी पूर्वाग्रह के आधार पे व्यवहार करने लगे तो क्या होगा? भेदभाव हो जाएगा। जब रूढ़िगत धारणाओं के आधार पे भी व्यवहार करने लगे, जब रिएक्ट करने लगे उसी प्रकार से, तो भी क्या होगा? तो भी भेदभाव होगा। कैसे होगा? जैसे हमने रूढ़िबद्ध धारणा में एग्जाम्पल क्या देखा कि लड़कियां कमजोर होती हैं, बट अब हमारे समाज में ऐसा तो है नहीं। हर वो काम जो लड़के करते हैं, हर उस पोस्ट पे हमारी लड़कियां हैं जहां लड़के हो सकते हैं, जहां लड़के होते हैं। ठीक है, तो लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, लेकिन समाज में धारणा क्या बना दिया गया
कि लड़कियां लड़कों से कमज़ोर होती हैं, सभी लड़कियां कमज़ोर होती हैं, लड़कियां घरों में काम करेंगी। तो जो धारणा बना दी गई उसी के आधार पर अब जब हम उसको रिएक्ट करने लगे, हम भी उसी प्रकार व्यवहार करने लगेंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ भेदभाव हो जाएगा। अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर क्लास की का एग्जाम्पल दे तो अगर कक्षा में मान लीजिए जाति के आधार पे बच्चों को आगे और पीछे बैठाया जाने लगे कि फलाना उच्च जाति का है तो फर्स्ट बेंच पे बैठेगा, फलाना निम्न जाति का है तो वह पीछे बैठेगा। तो जब जाति के आधार पे क्लास में व्यवहार होने लगे तो भी क्या है, वह भी भेदभाव है। ठीक है, मतलब जब किसी भी चीज़ को आप अपने व्यवहार में उतार ले, रूढ़िबद्ध धारणाओं या पूर्वाग्रहों को अपने व्यवहार में उतार ले और उसी प्रकार आप उसका कार्य को करने लगे, उसी प्रकार रिएक्ट करने लगे, तो क्या हो जाएगा, वह भेदभाव हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपका यहाँ तक डाइवर्सिटी और भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन दोनों क्लियर हो गया होगा। अब आगे एक मेन पॉइंट दिया हुआ है जिसमें आप पढ़ेंगे, उस चैप्टर में दिया गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो उसमें क्या दिया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे चैप्टर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं। आप सब जानते होंगे हमारे संविधान के निर्माता, हमारे संविधान के पितामह, हमारे संविधान के पिता किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म सन 1891 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई, 1956 ईस्वी में हुई। क्लियर? तो उन्होंने इसमें एक कहानी बताई है जो उनके साथ बीता था, भेदभाव की कहानी है। तो उन्होंने लिखा कि उनके साथ एक भेदभाव की कहानी सन 1901 ईस्वी में हुई जब वे केवल 9 साल के थे। और यह कहानी तब हुई जब वे अपने भाइयों के साथ अपने पिताजी से मिलने महाराष्ट्र के कोरेगांव जा रहे थे। क्लियर? कोरेगांव जा रहे थे। तो जब वो स्टेशन पे उतरे तो उनके पिताजी उन्हें रिसीव करने आने वाले थे, बट जब वे स्टेशन पे उतरे तो उनके पिताजी वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो वे वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ समय इंतजार करने के बाद, क्योंकि इनकी उम्र केवल 9 साल की थी उस समय, तो ये परेशान भी होने लगे। इनको परेशान देखकर वहाँ का स्टेशन मास्टर इनके पास आया और पूछा कि क्या परेशानी है। तो इन्होंने बताया कि मुझे कोरेगांव अपने पिताजी से मिलने जाना है और हमारे पिताजी यहाँ आने वाले थे बट अभी तक नहीं आए हैं। तो स्टेशन मास्टर उनसे पूछता है कि तुम किस जाति के हो। तो इन्होंने बताया कि मैं महार जाति का हूँ। तो यह सुनकर स्टेशन मास्टर की चेहरे की रंग ही उड़ गई, क्योंकि उनके पहनावे, उनके बोलचाल से ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि यह एक अछूत जाति का है, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में महार जाति को एक अछूत जाति माना जाता था। जब स्टेशन मास्टर ने यह सुना, वहाँ से वह फौरन चला गया। इनको बात समझ में नहीं आई कि आखिर हुआ क्या, क्यों स्टेशन मास्टर हमारे पास से चला गया। आधे घंटे, 1 घंटे बीतने के बाद स्टेशन मास्टर फिर इनके पास आया और पूछता है कि अब क्या करना चाहते हो, क्योंकि उस समय शाम होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था और इनकी उम्र केवल 9 साल थी, तो ये परेशान भी हो रहे थे। तो इन्होंने बताया कि अगर हमें बैलगाड़ी मिली तो हम बैलगाड़ी से कोरेगांव चले जाएंगे, क्योंकि उस समय वहाँ पे बैलगाड़ी ही चला करती थी। अगले ही क्षण इन्हें पता चला कि जो महार जाति होने की बात इन्होंने स्टेशन मास्टर से कही, वहाँ उपस्थित हर बैलगाड़ी वाले को यह पता थी और कोई भी बैलगाड़ी वाला इन बच्चों को लेकर जाने को तैयार ही नहीं था और अपने आप को अछूत नहीं करवाना चाहता था, इसलिए इन्हें कोई भी लेकर गया ही नहीं। ठीक है, तो यही कहानी उन्होंने बताया कि हमारे साथ अछूत की भेदभाव की कहानी किस प्रकार बीती थी। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाना शुरू किया तो इस प्रकार की कहानी केवल अंबेडकर जी के साथ न होकर ऐसी कहानियां पूरे देश से आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि जो विविधता है हमारे देश में, उसको हमारे देश की कमजोरी नहीं बनने देना है, क्योंकि विविधता एक मजबूती का नाम है, अनेकता मजबूती का नाम है, क्योंकि कहा भी जाता है कि अनेकता में एकता। हमारे देश का स्लोगन ही है, क्या है, अनेकता में एकता। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। तो विविधता को कमजोरी न बनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या बनाया, उसको मजबूती माना और हमारे सरकार को किसी भी धर्म का प्रतिनिधित्व करने से मना किया। हमारा सरकार, आप सब जानते ही होंगे कि हमारे सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, हमारे सरकार का कोई धर्म नहीं होता। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा की गई। तो जो अनेकता में एकता है वह क्या माना गया हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, वह एक मजबूत फैक्टर माना गया, महत्वपूर्ण फैक्टर माना गया देश के विकास के लिए।
क्लियर। तो यह कहानी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो उनके साथ बीती थी। आई होप आपका यह भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस किस प्रकार बनेंगे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे पूछ देगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 1891 में हुआ। उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1956 ईस्वी में हुई। उनके साथ जो भेदभाव की कहानी थी वह कब हुई थी, तो 1901 ईस्वी में हुई थी। वह क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पॉइंट और है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को आपकी किताब में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को 1956 ईस्वी में ही अपनाया था। क्लियर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी गए थे, वहां पे जाकर उन्होंने पढ़ाई की थी। आई होप आपका ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब 2-3 पॉइंट कुछ और बचे हुए हैं, उसको भी देखते हैं और इसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे। अब हम लोग एक शब्द जो हमारे चैप्टर में उपयोग किया गया है उसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। वह शब्द है दलित। तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि दलित शब्द का तात्पर्य क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो नीची कही जाने वाली जाति है समाज के द्वारा, जिसे नीची जाति कहा जाता है, उस जाति से बिलोंग करने वाले लोग अपने लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, दलित शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्लियर। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब जो पास्ट में उन्हें अछूत कहा जाता था, तो दलित वर्ग के लोग अपने लिए दलित शब्द को ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनको दलित कहा जाए बनिस्बत किससे, अछूत के। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर दलित का अर्थ क्या होता है। तो दलित शब्द का अर्थ है जिन्हें दबाया गया या कुचला गया हो। मतलब पास्ट में जिन्हें दबाया गया होगा, जिन्हें कुचला गया होगा, जिन्हें प्रताड़ित किया गया है, वही दलित का मेन अर्थ है। तो आई होप आपका दलित का अर्थ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सरकार दलितों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। मतलब सरकार के द्वारा जो वर्ग बनाए गए हैं उसमें दलित किस वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति के वर्ग में आते हैं। इंग्लिश में उसी को कहा जाता है शेड्यूल कास्ट। ठीक है। तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट पॉइंट है विकलांग बच्चों के लिए अब विकलांग शब्द का इस्तेमाल न कर खास जरूरत वाले बच्चे का उपयोग किया जाता है। जो हमारे भारत में विकलांग बच्चों के लिए विकलांग शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, अब उसका उपयोग न करके अब क्या उपयोग किया जाता है, खास जरूरत वाले बच्चे। आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है। हर पॉइंट जिससे क्वेश्चन बन सकता था वह मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ खड़ा होने की स्थिति में मैं नहीं था। फिर भी मैंने यहाँ पे सेशन लिया, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मंडे टू फ्राइडे क्लासेस आते रहेंगे। तो मैंने अपने प्रॉमिस को डिलीवर किया। तो आप लोग प्लीज़, अगर सेशन अच्छा लगा हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि सेशन कैसा भी हो आप लोग लाइक ही कीजिए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आप सब जहाँ भी हों अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने द्वारा अपने देश की उन्नति में योगदान दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।